Hello, guys, welcome to my channel Math for Studies. After a long time, I hope you all guys are eagerly awaited my videos. But sorry, guys, because my exams are going on and I am unable to make a video for you. But from today, I hope that the videos will become continuously. So, please forgive me for the break of the videos. Such a long week, such a long break. Okay, I hope that we were there इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो एट फर्स्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर मेरे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो. चलिए अपने बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. मतलब थॉमसन मॉडल ने ये बता दिया हमें कि इलेक्ट्रिकल जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल. मतलब जो रिज़ल्ट निकला जो अदर साइंट मतलब जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने भी रिसर्च करी होगी. ऐसा तो है नहीं सकता कि एक ही मॉडल किसी ने दिया और वही माना गया. लेकिन ऐसा नहीं होता. जो बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं और अगर उनके रिसर्च पे भी अगर यही रिज़ल्ट आते हैं जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया है तो तब ये जो भी उन्होंने थ्योरी बताई है मॉडल बताया तो वो एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है ना. तो उसने बोला कि जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने जब इस पर रिसर्च करी तो जो उनकी तरफ से जो बातें सवाल उठे वो इस मॉडल के पास नहीं थे. एज वी विल सी इन बिलो. मतलब जैसे हम नीचे देखेंगे. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. इससे पहले हमने अभी एक पेपर पढ़ा था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मॉडल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मॉडल क्योंकि इस मॉडल इस मॉडल में ना इस मॉडल में पूरा एटम ही कवर हो चुका है. मतलब एक कहने तरीका का मतलब कहने का ये है कि इस मॉडल में पूरा एटम कवर हो चुका है. ठीक है ना. पूरा एक एटम इसमें कवर हो चुका है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस मॉडल को अच्छी तरीके से समझें. अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद एन एटम. मतलब जो रदरफोर्ड थे हमारे साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम. अर्नेस्ट रदरफोर्ड वो ये जानने में उत्सुकता रखते थे कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं. है ना. तो रदरफोर्ड ने क्या करा एक एक्सपेरिमेंट करा इस चीज़ के लिए. इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिंग गोल्ड फॉइल. अब मैं आपको ये बता दूं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है. कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल. अल्फ़ा तो आपने बहुत ज़्यादा जगह सुना भी होगा ये नाम. अल्फ़ा बीटा और गामा ऐसी कुछ ऐसे होते हैं. अल्फ़ा बीटा गामा. तो ये चलो मैं तीनों अलग अलग कलर से बना देता हूँ. अल्फ़ा बीटा ग्रीन से. ठीक है. गलत बन गया कुछ. बीटा ऐसे नहीं अभी भी गलत है. ऐसे होता है बीटा. ठीक है. और गामा हम बनाते हैं ब्लू से. गामा है हमारा ये. ठीक है. गामा ये है. तो अल्फ़ा बीटा गामा ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी नहीं पढ़ेंगे. अभी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज. व्हाट आर अल्फ़ा बीटा गामा. अल्फ़ा बीटा गामा ये तीन ना एक मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके के जैसे एंगल होते हैं ना. एंगल या फिर एंगल की जगह यूज़ होते हैं. और जैसे रेज़ होती हैं जैसे गामा रेज़ होती हैं अल्फ़ा रेज़ होती हैं बीटा रेज़ होती हैं. तो ये एक तरीके की रेज़ होती है. ठीक है. तो जो अल्फ़ा है ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ना ये पता क्या है. जो हमारा हीलियम एटम है ना. हीलियम हीलियम जो है वो ही अल्फ़ा पार्टिकल है हमारा. ये अभी आप पढ़ेंगे. देखो इसमें आ चुका है कि अल्फ़ा पार्टिकल है क्या. ठीक है. ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल. मतलब उन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया क्योंकि वो चाहते थे कि जितना पतला होगा मेटल उतना अच्छा होगा.
दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 टाइम एटम्स थिंक, मतलब जो एक गोल्ड फॉइल थी वो हज़ारों एटम को मिलाकर बनी थी। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस थे। आयंस, ठीक है ना, एटम्स भी होते हैं आयंस भी होते हैं। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, मतलब हीलियम का मास कितना होता है, चलो बताइए। हीलियम का एटॉमिक मास 4u होता है। क्यों होता है ये अभी हमने नहीं पढ़ा ना, ये ऐसे शेल्स में आता है फिर वो, ठीक है। अभी क्योंकि इसमें जो 4u होता है ना, इसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर था कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास। ये मैंने आपको स्क्रीन पर लिख के भी बताया था कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास वो होता है कि हमारे जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों को मिलाकर जो मास आता है वो ही एटम का एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। जैसे हीलियम है तो हीलियम में इसका मतलब 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो वो ही हमारा एटम का एटॉमिक मास होता है। ये मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाके वो वाली वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और बहुत ज़रूरी है वो वीडियो, तो आप देखिएगा जाके, ठीक है, ओके। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका जो पार्ट 1 है इस वीडियो का वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। चलिए, since they have a mass of 4u, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy। मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं उन पे इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उससे बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। और जो ये अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं ना, इनमें पता क्या होता है, ये अल्फ़ा पार्टिकल किस चीज़ की वजह से होते हैं। अगर मान लो कि एटम है, ये आपके कोर्स में नहीं है बट आई एम टेलिंग यू दैट एटम है, उसमें न्यूट्रॉन्स की जो वो है कैपेसिटी है, जो एक गामा रेज होती हैं और ये जो बीटा रेज होती हैं जो इतनी स्ट्रांग होती हैं। मान लो न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन है, ये नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो एटम है इट विल बर्स्ट, ये फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये स्प्रेड हो जाएगा और इसकी जो जितनी भी इसमें से गामा अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे उन्हें ही हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें, इतनी ज़्यादा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसको चुना। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फ़ा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सम एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम। Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see large deflection। मतलब जो अल्फा पार्टिकल थे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट हो गए जो कि एटम में थे गोल्ड के, और जो अल्फा पार्टिकल थे वो प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसलिए उन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। और ये जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इवन दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ what Rutherford experiment. So if you have to fill the diagram or have to make the diagram, so you can make it from here. I highlight it, तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है बनाने को। बट द अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब जो ये था अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दिए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, मतलब जो फॉलोइंग जो नीचे ऑब्जर्वेशंस है वो हुई। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल के एटम में से, मतलब एटम में से सीधे निकल गए, बिना कुछ छेड़े या बिना कुछ डिफ्लेक्ट हुए वो सीधे निकल गए। सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब जो बहुत थोड़े से अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, मान लो ये जैसे एटम है, इस पे ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये स्टिक हुए और यूँ हो गए, या फिर यूँ हो गए,
या फिर यूँ हो गए, या फिर यूँ हो गए, या फिर यूँ हो गए, वो सीधे नहीं गए, वो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, वे सीधे नहीं गए, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला हुआ है कि जो कुछ थे वो तो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ हुए स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट। सरप्राइजिंगली 1/12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड। मतलब हमें इन्हें देखने को ये भी मिला कि 12,000 में से, मतलब 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस आ गया। कैसे आ गया वापस, कलर चेंज करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे एटम का स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर नहीं है बट आई स्टिल टेम्परली मेड इट। जैसे एटम का स्ट्रक्चर है और ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो यहाँ से टकरा के ये गए और यहाँ से टकरा के न्यूक्लियस से टकरा के वापस आ गए अपने पाथ पे, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे वापस आ गए। और ऐसे में सिर्फ 12,000 में से एक ही ऐसा पार्टिकल था जो आ गया वापस। इसका मतलब कितने कम पार्टिकल्स रहे होंगे जो वापस आ गए, है ना। और ये क्यों वापस आ गए, क्योंकि जो ये पता किससे टकराए थे, ये न्यूक्लियस से टकराए थे। और आपको पता है कि जितना भी एटम का मास होता है वो सारा न्यूक्लियस में ही होता है, यू ऑल नो दैट, ठीक है ना। कि जो एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में तो होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो न्यूक्लियस तो सबसे भारी होना चाहिए ना फिर तो एटम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास नहीं होता जो इसके आसपास घूम रहे हैं। वो अभी आएगा कि आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके आसपास घूम रहे हैं, ये भी थॉमसन मॉडल में तो एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास घूम रहे हैं उनमें तो कुछ मास ही नहीं होता, उनका मास तो नेग्लिजिबल होता है, वो बहुत छोटे होते हैं। अभी शायद आ गया या फिर नहीं आएगा वो मैं देख के बताऊँगा आपको कि कितने छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो ये थी कि 3 उन्होंने देखी कि ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब एक एक्टिविटी को शो करके देखते हैं कि इन इम्प्लीमेशंस को समझने के लिए। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विद हिज आइज क्लोज्ड। एक चाइल्ड को मान लीजिए, एक जो बच्चा है वो एक वॉल के सामने खड़ा है और अपनी आँख बंद करके वो खड़ा है। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब वो कुछ दूरी से कुछ स्टोन्स को वॉल के ऊपर फेंक रहा है। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल। वो साउंड तो सुनेगा ही ना, साउंड तो उसको आएगी, क्योंकि जब कुछ चीज़ आप किसी रिजिड चीज़ में देख के मारते हो तो ऑब्वियस साउंड तो आती है। इफ़ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम्स ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स। अगर वो इसको 10 बार करेगा तो 10 ही बार उसको आवाज़ आएगी। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट अ बार्ब्ड वायर फेंस, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard। मतलब अगर एक ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड, मतलब जिसकी आंखों पे पट्टी लगी हो, वो स्टोन को कहाँ फेंके, बार्ब्ड वायर फेंस पे फेंके, तो क्या होगा कि बहुत सारे स्टोन्स हैं वो हिट को फेंस को, मतलब तार होता है ना फेंस, तो एक तरीके का उसको हिट नहीं करेंगे और आवाज़ नहीं आएगी। दिस इज़ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फैंस विच अलाउज द स्टोन टू पास थ्रू देम। मतलब इससे क्या होता है कि जो फैंस होता है उसमें काफ़ी सारा गैप होता है जिसमें से वो स्टोन निकल जाते हैं बीच में से। और फैंस पे तो बहुत ही कम लगते हैं भाई, एक तार है बहुत पतला सा है तो उसमें तो बहुत ही कम लगेंगे ना, तो आवाज़ कैसे आएगी, ठीक है। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। मतलब जो रदरफोर्ड ने अपने conclusions, these are conclusions, ठीक है ना। तो these are conclusions that Rutherford made। देखा क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। मतलब एटम के अंदर बहुत ज़्यादा जितना स्पेस होता है बहुत सारा वो एम्प्टी होता है, खाली होता है ना। पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। मतलब जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ है, अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए उसको टच करे बिना, ठीक है ना, एटम को टच करे बिना। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज
ऑन द ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, मतलब जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे, क्या हुआ, वो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गए। ये क्या बताता है कि बीच में एक अल्फा क्या है, एक पॉजिटिव स्पेस है, क्योंकि जो हीलियम एटम होता है वो पॉजिटिव होता है ना, और जो हमारे अल्फा पार्टिकल थे वो भी पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करता है बाबू। आपने सीखा था ना कि देखिए, जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ ये तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, बट इफ़ वी कैन, अगर हम ये लगा दें नॉर्थ और नॉर्थ, तो वो रिपेल करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके रिपेल हो जाएगा वो, और अगर नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, very few particle were deflected from the apart and created the positive charge on an atom occupies very little space। ये बताता है कि बहुत ही कम जो स्पेस है वो एटम के अंदर पॉजिटिव है बीच में। A very small fraction of alpha particle were deflected by 180 डिग्री, मतलब बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल थे वो 180 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ये बताता है कि जितना भी एटम का मास है वो सारा कहाँ है, बीच में। ठीक है ना, जो कि बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है एटम के अंदर। फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि जो हमारा रेडियस होता है न्यूक्लियस का, जो कि रेडियस है न्यूक्लियस का, वो 10⁵ टाइम्स कम है हमारे एटम के रेडियस से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब इसके एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक मॉडल बताया अपना, विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम के अंदर जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम डिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर जितना ही मास है सारा वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, मतलब न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, मतलब जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो एटम के साइज़ से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ये तो हमने पढ़ लिया ना कि एटम का जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁵ टाइम्स कम होता है एटम के रेडियस से। ठीक है, अब ये ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड एटम के ड्रॉबैक्स, द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन होता है हर एक सर्कुलर ऑर्बिट में वो स्टेबल नहीं होता। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, मतलब ये एक्सेलरेशन में घूमते रहते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, इन्होंने बताया कि जो एक्सेलरेशन के जब घूमते रहते हैं तो ये एनर्जी को रेडिएट करते हैं। थस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस, मतलब जो कि एनर्जी को रेडिएट करते करते ये न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। इफ़ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट यू नो, अगर ऐसा सच में होता है तो एटम को तो फट जाना चाहिए, और अगर एटम फट गया तो मैटर भी नहीं होगा, जो कि हम देखते आ रहे हैं अपने आसपास। वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल, मतलब जो हम जानते हैं कि जो एटम होता है हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, एटम हमारा स्टेबल होता है। तो अभी हमने बोर्स रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़े, और बहुत ही अच्छी तरीके से आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो पुट लाइक ऑन दिस वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड
subscribe my channel please if you are new on my channel. So that's all for today video. I will meet you in the next video with next topic. Till then, bye bye and tata.